Hello, Mr. Manoj, can you hear me? Yes, sir. Yes, I have made you co-host. You can start the meeting. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहला जो टॉपिक हुआ था तो उसमें हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें से हम लोग इससे पहले जो पढ़ा गया था कि सबसे पहले ये देखा गया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा गया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है क्या होता है, फिर उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके प्रिंसिपल, फिर उसके बाद टार्क के बारे में, टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क हो गया, कंट्रोलिंग टार्क हो गया, डैम्पिंग टार्क के बारे में पढ़ा गया था। फिर उसके बाद ये देखा गया था कि हम लोग मूविंग आयरन यानी मूविंग आयरन का इंस्ट्रूमेंट के बारे में और मूविंग कॉइल, जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा गया था। इससे पहले जो टॉपिक हुआ था वो उसमें ये देखा जा रहा था कि एमीटर की रेंज को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, एमीटर की रेंज को कैसे बढ़ाया जाता है। तो एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग ये बताया गया था कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एमीटर है, ये एमीटर है, ये जो है हमारा एमीटर है, और इस एमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं RM है। तो इस एमीटर के फ्रंट में, इस एमीटर के फ्रंट में एक रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है वो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे वोल्टेज भी ये देखा गया कि हमने ये कहा कि सबसे पहले ये एमीटर है और इस एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, यानी इस एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि इसी एमीटर के पैरेलल में या फ्रंट में हम लोग हाई रेजिस्टेंस का एक कनेक्ट कर दिया जाता है। उस हाई रेजिस्टेंस के कनेक्ट करने से क्या होता है कि इस एमीटर की जो है वो रेंज बढ़ जाती है। क्या होगा, इस एमीटर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको RM रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, और इस एमीटर में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो IM करंट फ्लो हो रही होगी। यानी ये मीटर रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसमें फ्लो होने वाली करंट IM है, और जो रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किया गया है उसको RSH यानी शंट रेजिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो शंट करंट फ्लो हो रही होगी, और यहाँ से I एम्पियर की करंट आ रही होगी। तो ये जो है RM जो है वो ये बता रहा है कि ये मीटर रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा होगा। क्या बता रहा होगा, ये मीटर का रेजिस्टेंस है। RSH जो है वो RSH जो है वो शंट रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा होगा, शंट रेजिस्टेंस।
RM यानी इस मीटर में करंट फ्लो हो रही होगी, उसको IM करंट कह रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीटर करंट। इसको हम लोग मीटर करंट कर रहे हैं। इसमें जो करंट जा रही होगी वो ISH करंट होगी, और ISH करंट का मतलब ये हो गया कि ये शंट करंट होगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि उसके यानी जो हमारा जिसका रेंज बढ़ाना है, जिस इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ानी होगी, उसके पैरेलल में एक हम लोग शंट रेजिस्टेंस, हाई शंट रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट किया जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना होता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे हमने कहा कि एक लो रेजिस्टेंस होगा, दूसरा जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस होगा, तीसरा जो होगा तीसरा जो ऑप्शन है, मान लेते हैं एक एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, एक एमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब हमने ये कहा कि ये कहा गया, क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि इस एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो हम ये कहते हैं कि एक हाई रेजिस्टेंस जो है, ये ऑप्शन पूरा होगा, ये हाई शंट रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है उस एमीटर के। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये देखा जाए कि इस एमीटर का, अगर हम लोग एमीटर की बात करते हैं, तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, एमीटर इन इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो है एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो हम बताते हैं कि एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होता है। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब उसके बाद आई जो है, आई को अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है वो सप्लाई करंट को बता रहा होगा, सप्लाई करंट। अब हमने कहा कि इस एमीटर में जो करंट जा रही है वो करंट की वैल्यू कितनी होगी, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाए। तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो करंट डिवीजन रूल ये कहता है, जैसे हमने मान लिया कि एक हमारे पास इस तरह का कोई दिया हुआ सर्किट, ये दिया हुआ, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसका 5 ओम है, या ये कह सकते हैं ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। इसमें करंट आई जा रही है, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है। ये कहा गया, करंट डिवीजन ये रूल कहता है कि जिस सेक्शन में करंट की वैल्यू को पूछा जा रहा होगा, अगर हमने कहा कि ये I1 की करंट को कैलकुलेट करना कि I1 करंट कितनी होगी, तो हम I1 करंट को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, I1 को ऐसे तो लिख लें I1 करंट कितनी होगी, उसके बाद टोटल करंट I इंटू जिसमें पूछा जा रहा है उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस लिखते हैं R2, इन दोनों रेजिस्टेंस का सम ले लेते हैं R1 प्लस R2। यही जो है वो करंट डिवीजन रूल बताता है। दूसरा चीज ये कि अगर I2 की करंट पूछ लिया गया कि I2 में करंट कितनी होगी, तो टोटल करंट I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं करंट डिवीजन रूल के अनुसार। अब यही बात हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे ये देखा जाए
कि ये कहा गया कि इस एमीटर में, क्योंकि हमें इस जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना कि कितना शंट रेजिस्टेंस होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि इस करंट, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट कितनी आ रही होगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल जब अप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई एम, ये निकालना हमको, टोटल करंट आई इंटू क्या हो जाएगा, आर एस एच अपॉन आर एम प्लस आर एस एच, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आई एम अपॉन आई इक्वल टू आर एस एच अपॉन आर एम प्लस आर एस एच। ये जो होता है आई एम अपॉन आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई बटे आई एम इक्वल टू आर एम प्लस आर एस एच बटे क्या लिख सकते हैं, आर एस एच, इतना लिखा जा सकता है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये स्मॉल एम से डिनोट की जाती है और यही जो है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये वैल्यू होगी, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा, आर एम प्लस आर एस एच अपॉन आर एस एच, इतनी वैल्यू होगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एम इंटू आर एस एच इक्वल टू आर एम प्लस आर एस एच, ये उधर जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस एच इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगी वैल्यू आर एम माइनस 1। यही जो है हम लोग ये कहते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाता है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो ये देखा जा रहा है कि बढ़ा हुआ जो हम लोग शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इस एमीटर के, जैसे हमने ये कहा कि मान लीजिए एक आपको एमीटर है जो 5 एम्पियर का होगा, ये कहा गया कि एक 5 एम्पियर का आपके पास एमीटर है। अगर हमने ये देखा कि इसमें कितनी करंट आ रही है, ये करंट तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये देखा जाएगा कि हम लोगों को कितना जो है रेजिस्टेंस ऐड करना होगा कि जिससे हम लोग ये कैलकुलेट करके शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में एमीटर के लगा देंगे कि उस एमीटर की रेंज जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है, यानी एमीटर की रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, इनबॉक्स में हम देख लिया करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। ये देखा जाए कि वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाते हैं, उसके बारे में देखा जाएगा। वोल्ट मीटर, एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने की हम लोग बात कर रहे होंगे। तो हमने ये कहा कि अगर मान लेते हैं ये वोल्ट मीटर है, क्या है, ये वोल्ट मीटर है और इसी वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना होगा।
अगर जब इस वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि इसकी सीरीज में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। किसके? वोल्ट मीटर के सीरीज में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होगा कि वोल्ट मीटर की रेंज जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये जो है RSE है और ये जो है RM होगा। क्या होगा? इसका जो रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RM है और इसका जो रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो RSE है। टोटल वोल्टेज V है। अगर इस वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्टेज की बात किया जाए कि कितना होगा, तो हमने कहा कि ये वोल्ट मीटर जो होगा वो VM के बराबर होगा। कितना होगा वोल्टेज? VM। अब उसके बाद हम लोग ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे करंट जो है वो जो आई जा रही होगी, यहाँ से करंट ISHE होगी और यहाँ पे करंट IEM होगा। तो ये जानते हैं कि ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में I बराबर ISE इक्वल टू IEM। ये तो बात हो गई। अब हमने ये कहा कि इस वोल्ट मीटर की रेंज को हमें बढ़ाना है, तो इस वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग यानी इसी का ये सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही हमें कैलकुलेट करना होगा कि सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे देख लिया जाए कि I जो है वो सप्लाई करंट है और RM जो है मीटर रेजिस्टेंस, RSE जो है RSE क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस। RSE जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस है। VM जो है वोल्ट मीटर का वोल्टेज है, वोल्ट मीटर का वोल्टेज, यानी इसके क्रॉस जो VM की वैल्यू होगी, इस वोल्ट मीटर के क्रॉस मीटर वोल्टेज होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें अगर इसकी वैल्यू को पता कर लें कि इसका मान कितना होगा, तो हम बता देंगे कि इतने रेंज का अगर हम लोग सीरीज में एक रेंज। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। यानी यहाँ पे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी अगर वोल्ट मीटर की अगर हम लोग बात किया जाए कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये कहा जाता है कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे VM इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू टोटल वोल्टेज V इंटू RM, यानी ये वैल्यू इसका रेजिस्टेंस अपान दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी ये और दोनों रेजिस्टेंस का सम RM प्लस RSE। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं VM अपान V इक्वल टू RM अपान RM प्लस RSE। ये वैल्यू लिखी जा सकती है। अब उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं V अपान VM इक्वल टू क्या हो जाएगा, RM प्लस RSE अपान RM। ये वैल्यू होगी और इसी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, जिसको कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
अब यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, आर एम प्लस आर एस सी अपॉन आर एम, यम इंटू आर एम बराबर क्या हो जाएगा, आर एम प्लस आर एस ई। तो आर एस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर एस ई इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, आर एस ई इक्वल टू आर एम इंटू एम माइनस 1, ये वैल्यू जो है होगी। या आर एम इस मीटर का रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें कुछ भी, अब यहाँ से न्यूमेरिकल का ही सारे पूछे जाते हैं। तो आर एम इक्वल टू आर एस सी अपॉन एम माइनस 1, ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है कि अगर वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना होगा, क्या पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर की रेंज को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। जो कनेक्ट किया गया रेजिस्टेंस होगा वो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कनेक्ट करता है। यानी अगर उसकी हम लोग बात कर रहे होंगे यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस जो होगा आर एस ई जो है वो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे होंगे वो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखा गया कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये वोल्ट मीटर है हमारा, और इसी वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हमने ये कहा कि इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया। जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के पैरेलल में या शंट में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि वोल्ट मीटर अमीटर की रेंज जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। डायनमोमीटर टाइप इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो है दो तरह की कॉइल लगी हुई होती है। एक जो होता है करंट कॉइल कहते हैं, इसको हम लोग करंट कॉइल, और दूसरी जो कॉइल होती है वो पोटेंशियल कॉइल होगी। एक करंट कॉइल यानी इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक करंट कॉइल होती है। दो तरह की कॉइल का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक करंट कॉइल होगी, दूसरी जो होगी वो पोटेंशियल कॉइल होती है। करंट कॉइल को अगर हम लोग बात करते हैं कि करंट कॉइल को हमेशा सर्किट के या लोड के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसमें? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, क्या है? ये लोड है। अब ये लोड है और ये जो है हमारी करंट कॉइल है। तो करंट कॉइल को हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यानी ये हमारा लोड है और इसी लोड के सीरीज में करंट कॉइल को कनेक्ट किया जाता है।
ये जो है करंट कॉइल को सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जो करंट कॉइल होती है वो लो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, लो रेजिस्टेंस होता है। तीसरी बात, यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि करंट, दो तरह की कॉइल होती है, एक आपकी करंट कॉइल, दूसरी जो होगी वो पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल को हम लोग लोड के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो ये देखा गया कि लोड के सीरीज में करंट कॉइल को कनेक्ट किया गया। ये जो करंट कॉइल होगी, जो करंट कॉइल होगी, इसका मान जो है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हमेशा जो है वो लो होती है। बेसिकली आप लिख सकते हैं वेरी लो होती है, यानी बहुत ही कम होती है। करंट कॉइल का मान जो है वो बहुत ही कम होता है। इसी करंट कॉइल को हम लोग फिक्स्ड कॉइल भी कहा जाता है, यानी करंट कॉइल को ही हम लोग फिक्स्ड कॉइल भी कहा जाता है। जो करंट कॉइल होती है इसको हम लोग फिक्स्ड कॉइल भी कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल कॉइल की, बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल कॉइल की। तो अगर पोटेंशियल कॉइल में देखा जाए कि पोटेंशियल कॉइल हमेशा जो है लोड के पैरेलल में कनेक्ट होती है। अगर हमने ये कहा कि ये लोड है और यहाँ पे हमने करंट कॉइल कनेक्ट कर दिया, और इस करंट कॉइल के, ये कहा गया है कि लोड के पैरेलल में पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट होती थी। ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये हमेशा लोड के, ये देखा जाए कि ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इसके पैरेलल में ही तो कनेक्ट है। ये जो है इस लोड के पैरेलल में पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखा गया कि लोड कॉइल को हम लोग पोटेंशियल कॉइल में कनेक्ट किया जाता है। दूसरी बात ये होगी कि जो पोटेंशियल कॉइल जो है, पोटेंशियल कॉइल हम लोग कर रहे हैं लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो है इसको हम लोग, इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई होगा। अगर हमें इनफाइनाइट रहेगा तो ये ज्यादा बेटर होगा। हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल कॉइल है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। अब उसके बाद दूसरी बात ये कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है जो वेरी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, वेरी हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अधिक होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस का मान जो है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। तीसरी बात ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल कॉइल होती है ये वोल्टेज को मेजर करती है, यानी जो पोटेंशियल कॉइल होती है ये वोल्टेज को मेजर करती है, और करंट कॉइल हमेशा जो है करंट को मेजर करती है। इसको यूज करंट मेजरमेंट के लिए, करंट मेजरमेंट करते हैं हम लोग करंट कॉइल से। अब ये कहा जाए कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जो डैम्पिंग यूज होती है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है? करंट कॉइल, एक चीज और लिख सकते हैं, करंट कॉइल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। करंट कॉइल जो होती है वो 2 पार्ट में होती है। डैम्पिंग हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जाता है। ये जो है एसी और डीसी बोथ सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। कौन सा? हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होगा एसी और डीसी दोनों मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये हमेशा जो है आरएमएस वैल्यू
आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमेशा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। और ये जो है ईडी करंट एंड हिस्टेरिसिस, ईडी करंट और हिस्टेरिसिस एरर नहीं होता है, यानी नहीं होता है। ईडी करंट और हिस्टेरिसिस एरर जो है इसमें नहीं होता है। तीसरी बात है कि अगर हम लोग जो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें अगर जो स्प्रिंग होती है, अगर वो स्प्रिंग ब्रेक कर जाती है तो उसका स्केल जो है वो इनफाइनाइट बताएगा। जैसे हमने कहा कि ये मान लेते हैं ये स्केल का पॉइंट है, अगर ये स्प्रिंग के थ्रू यहाँ से जुड़ा हुआ है सप्लाई से, ये स्प्रिंग यहाँ से अगर ब्रेक कर जा रही है, टूट जा रही है, तो ये स्केल जो है वो इनफाइनाइट बताने लगता है। क्या होगा? स्केल जो है वो इनफाइनाइट बताने लगता है। इतनी, यानी हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें जो है दो तरह की कॉइल होती है, एक करंट कॉइल, दूसरी जो होगी वो पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल को ही हम लोग फिक्स्ड कॉइल के नाम से भी जाना जाता है और पोटेंशियल कॉइल को हम लोग मूविंग कॉइल के नाम से जाना जाता है। पोटेंशियल कॉइल को मूविंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात ये होगी कि करंट कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, जबकि पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस का मान बहुत ही हाई होता है। हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट अगर रहेगा तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा। ये जो है करंट कॉइल हम लोग करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि पोटेंशियल कॉइल को वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पोटेंशियल कॉइल को ही हम लोग प्रेशर कॉइल भी कहा जाता है, पोटेंशियल कॉइल को ही प्रेशर कॉइल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। यह बोथ सप्लाई एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। यह हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है और ईडी करंट तथा हिस्टेरिसिस जो एरर होगा वो नहीं होता, लगभग 0 होता है। ये किसमें? इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाटमीटर। ये जो सारी बातें हुई हैं ये कैसे होता है, थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देते हैं, आगे हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसमें ये हमने कहा कि ये करंट कॉइल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ पे लोड लगा हुआ होता है, यहाँ पे लोड लगा हुआ होता है। अब उसके बाद जो है यहाँ से कुछ इस तरह से होती है। ये जो है वो करंट कॉइल होती है, ये पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल भी कहा जाता है। ये यहाँ सप्लाई से इस तरह से जुड़ा हुआ था। ये पॉइंटर यहीं पे जो ये पोटेंशियल कॉइल है यहीं से पॉइंटर ये लगा हुआ होता है। पॉइंटर जो है यहीं से इस तरह से कनेक्ट होता है। तो ये जो है बेसिकली यही जो है वो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं वाटमीटर। वाटमीटर, सबसे पहले वाटमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाटमीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से सिंबल होता है। ये जो है आपका वाटमीटर होगा। ये वाटमीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। वाटमीटर का सिंबल जो है कुछ इसी तरह का होता है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें
कि वाट मीटर बेसिकली दो तरह का होता है। वाट मीटर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक पहला जो है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर, डायनमोमीटर टाइप, और दूसरा जो है वो इंडक्शन टाइप। ये दो तरह के होते हैं। इंडक्शन टाइप जो होता है वो ओनली एसी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एसी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। इसके अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो है जिस प्रिंसिपल पे इंडक्शन मोटर वर्क करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, उसी प्रिंसिपल पे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में होता है वाट मीटर। दूसरा जो है अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप, यह एसी एंड डीसी बोथ सप्लाई के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर के बारे में। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर, अगर ये देखा जाए, हमने ये कहा कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये देखा जाए, हमने कहा कि ये आपकी करंट कॉइल हो गई। करंट कॉइल को हमेशा लोड के सीरीज में लगाते हैं। ये जो है पोटेंशियल कॉइल है, इसको हम लोग करंट कॉइल, इसको पोटेंशियल कॉइल कहा जाएगा। यहाँ पे ये सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जो करंट जा रही होगी वो आईसी करंट है, और इसमें जो करंट है वो आईपी करंट होगी, और ये जो करंट होगी वो लोड करंट होगी। ये आपको यहाँ वाला जो ये पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये वाट मीटर है। क्या है ये? वाट मीटर। हमने ये कहा कि करंट कॉइल को लोड के सीरीज में लगाते हैं। करंट कॉइल को सीरीज में लगाया जाता है। इसका लो रेजिस्टेंस होता है, यानी सीरीज में लगाया जाता है, ये लो रेजिस्टेंस होता है। किसके सीरीज में? लोड के सीरीज में। करंट कॉइल को अगर हम लोग बात करें यहाँ पे करंट कॉइल, तो करंट कॉइल को लोड की सीरीज में लगाया जाता है और इसका मान कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि क्यों कम लगाया जाता है या क्यों कम होती है इसकी वैल्यू, तो हम ये जानते हैं कि R बराबर 2 इंटू L/A होता है। ये फार्मूला तो जानते हैं, जहाँ पे रो जो है वो रेजिस्टिविटी को डिनोट कर रहा होगा, L जो है वो कंडक्टर के लेंथ को बता रहा होगा, ये जो है वो कंडक्टर के एरिया को बता रहा होगा। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि ये कॉइल हमने एक टन की ये बना दिया, और यहाँ पे एक जो है इतना ही एरिया में ये बहुत सारे टर्न देके बनाया गया होगा। करंट कॉइल जो है हमेशा मोटे टर्न और नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम होती है, जबकि पोटेंशियल कॉइल में नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज्यादा होती है और वो जो है बहुत पतले वायर से बनाया जाता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका एक टन का एरिया जो है इतना हो रहा होगा, यानी कि ये एरिया इतना होगा, एक टन का इसका एरिया देखा जाए तो ये तो बहुत कम होगा एरिया। जब इसका एरिया एक टन का यानी कम हो गया और इसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा,
अब एरिया जब ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो हम ये कहते हैं कि अगर इसका रेजिस्टेंस का मान कम है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो हमें लोड के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। यही तो बात हो रही है। हमने ये कहा कि करंट कॉइल अगर 1 टन का एरिया देखा जाए तो 1 टन का एरिया इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, और यहाँ पे 1 टन का एरिया इतना होगा। तो इसके कंपेयर में इसका जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है, और जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको सीरीज में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि पूरी की पूरी करंट जो है यहाँ से पास हो सके। अगर हम ये कहते कि ये जो करंट कॉइल है, अगर हम ये कहते हमने ये कहा कि यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि ये जो है करंट कॉइल है, यहाँ पे ये कहा गया ये करंट कॉइल है, और यहाँ पे हमने उतना ही एरिया लिया और इसके फेरों की संख्या बहुत ज्यादा कर दी और पतले वायर से बना रहे हैं। अब 1 टन का इसका एरिया देखा जाए, 1 टन का तो इतना होगा, और इसका 1 टन का एरिया तो इतना ही होगा। तो ये देख रहे हैं कि जिसका एरिया ज्यादा होगा तो इसके कंपेयर में इसका एरिया ज्यादा है, तो जब एरिया ज्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो हम लोग कह रहे हैं कि जो करंट कॉइल है वो लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो ये पूरी की पूरी करंट जो है इस लोड के अक्रॉस आ रही होगी। अगर ये रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता, अगर हमने ये कहा कि रेजिस्टेंस का मान ये ज्यादा होता, ये अगर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो पता चला कि 200 वोल्टेज की सप्लाई दे रहे होंगे और लोड पे हमें 150 वोल्टेज मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर कोई बल्ब लगा हुआ होगा तो जब एक जो बल्ब 200 वाट 200 वोल्टेज पे काम कर रहा है, अगर उसको 150 वोल्टेज मिलेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो करंट कॉइल होती है वो हमेशा लोड के सीरीज में लगाया जाता है और उसका रेजिस्टेंस का मान कम होता है। अगर हम लोग पोटेंशियल कॉइल की बात करते हैं कि पोटेंशियल कॉइल में भी अगर रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम रख दिया जाए, तो अगर बहुत कम रख दिया जाएगा तो ये यही तो होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से करें, और करंट का ये नेचर है कि हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है, और जैसे ही उसको लो रेजिस्टेंस मिलेगा वो पूरी की पूरी करंट इधर आ जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का मान क्या है, अगर हमने मान लिया कि उल्टा हो गया तो ये वैल्यू जो है बहुत कम हो जाएगी, और जब ये वैल्यू कम होगी तो हमेशा करंट का मान जो है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करते हैं, या करंट का जो नेचर है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है, तो पूरी की पूरी करंट इधर आ जाएगी और लोड पे कोई करंट नहीं जाएगी। इसीलिए हम लोग अब पोटेंशियल कॉइल यानी अगर इसका रेजिस्टेंस का मान हाई है, जब रेजिस्टेंस का मान अगर हमने कहा कि इनफाइनाइट अगर लगा दिया, बहुत ही ज्यादा है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होगी, तो पूरी की पूरी करंट जो है यहाँ से जा रही होगी। अब वोल्टेज, अगर यहाँ पे वोल्टेज वोल्टमीटर लगा हुआ है तो क्या करेगा, ये मेजर कर लेगा पैरेलल में वोल्टेज, यहाँ से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की वोल्टेज बीच कितना वोल्टेज है। तो वही तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, जबकि करंट कॉइल जो होती है वो करंट को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इतनी बातें, अब ये चाहे तो सारी बातें लिखी जा सकती है कि हमने कहा कि करंट कॉइल जो है लोड की सीरीज में लगी होती है, लो रेजिस्टेंस होता है, करंट कॉइल को ही हम लोग फिक्स्ड कॉइल भी कहा जा रहा है, फिक्स्ड कॉइल कहा जा रहा है, करंट कॉइल को ही क्या कर रहे हैं फिक्स्ड कॉइल, पोटेंशियल कॉइल को
पोटेंशियल कॉइल को मूविंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है, पोटेंशियल कॉइल को ही मूविंग कॉइल भी कहा जाता है। और पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा था, वेरी हाई होगा। हम ये कहते हैं कि अगर इनफाइनाइट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब उसके बाद पोटेंशियल कॉइल, उसके बाद हम लोग पावर की बात करते हैं कि पावर क्या होगी। तो हम पावर की बात करते हैं तो पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस वोल्टेज, पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस पोटेंशियल एक कॉइल के क्रॉस वोल्टेज इनटू करंट के क्रॉस इनटू करंट कॉइल में करंट कॉइल में करंट कितनी होगी। ये तो बात हो गई डीसी के लिए, क्योंकि डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है। तो हम ये कहते हैं कि वोल्टेज के क्रॉस तो ये क्या हो जाएगा, पावर V इंटू आई। ये किसके लिए है, जब हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे होंगे, जब डीसी सप्लाई दी जा रही होगी तब जो हमें जो पावर मिल रही होगी वो ये पावर मिल रही होगी। अब उसके बाद अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देखा जाए कि अगर एसी सप्लाई होती, एसी सप्लाई की अगर बात की जाती तो एसी सप्लाई में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि पावर जो होगी P बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को पावर फैक्टर कहता है। तो P बराबर VI का 5 होगा। इसका फेजर डायग्राम बनाना होता तो क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम अगर बनाना होगा तो हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस मान लेते हैं, ये वोल्टेज हो गया। प्रेशर कॉइल अगर इनफाइनाइट होता, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता, तो आईपी की वैल्यू यहीं पे होती, इसमें कोई करंट नहीं आ रही है, और ये करंट कॉइल आपका ये हो जाता आईपी, और ये एंगल 5 होगा। तो हम ये कहते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को फेज एंगल कहा जाता है। तो एसी की पावर क्या हो जाएगी, P बराबर VI इंटू cos 5। तो ये बेसिकली हम लोग सिंगल फेज वाट मीटर की ही चर्चा कर रहे हैं, सिंगल फेज वाट मीटर। ये बेसिकली जो हम लोग पढ़े हैं वो सिंगल फेज वाट मीटर की ही बात कर रहे थे कि सिंगल फेज वाट मीटर में अब जो है यहाँ पे ये देखा जा मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट। सिंगल फेज से तो हमने देख लिया कि सिंगल फेज के लिए क्या कर रहे हैं कि 1 वाट मीटर लिया हमने और सप्लाई में कनेक्ट कर दिया, उसकी टोटल पावर बता देगा। हाँ, एक बात और है कि ये जो पावर होती है कौन सी पावर मेजर करता है, या तो हम ये कह सकते हैं एक्टिव पावर होगी, एक्टिव पावर, या ये कहा जा सकता है कि ट्रू पावर, एक्टिव पावर को ही ट्रू पावर कहा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं एक्टिव पावर या ट्रू पावर कहा जाता है। या ये जो है कौन सी पावर मेजर करेगा, एवरेज पावर भी मेजर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज पावर भी ये मेजर करता है। तो ये रहा जो है वो सिंगल फेज वाट मीटर से हम लोग कैसे जो है पावर मेजर करते हैं। तो बेसिकली करंट कॉइल जो है ये करंट को मेजर कर लेता है और पोटेंशियल कॉइल क्या कर लेता है, वोल्टेज को मेजर कर लेता है। तो यही जो है वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीपल जो होगा वही पावर के बराबर होता। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है यहाँ पे सिंगल फेज से पावर मेजरमेंट करने का ये आसान तरीका है। अब उसके बाद ये देखते हैं
कि मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट। measurement of power in three phase सर्किट। मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट। तो इसमें जो है हम लोग तीन तरह के पावर मेजर करते हैं। एक तो होगा 3 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, दूसरा जो होगा 2 वाट मीटर मेथड, और तीसरा जो होगा 1 वाट मीटर मेथड। अब इसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा पूछा जाता है वो 2 वाट मीटर मेथड के बारे में पूछा जाता है। 2 वाट मीटर मेथड यानी 3 फेज की सर्किट का पावर मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हमने 3 वाट मीटर लिया और तीनों फेज में जोड़ दिया तो वो बता देगा कि कैसे पावर मेजर होगी। एक हमने 2 वाट मीटर लिया। जो 2 वाट मीटर मेथड है ये जो हम लोग चाहे सप्लाई बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए हम लोग 2 वाट मीटर मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि 2 वाट मीटर मेथड से हम लोग किस तरह की पावर को मेजर किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि 2 वाट मीटर मेथड से हम लोग पावर को चाहे वो बैलेंस हो या अनबैलेंस लोड हो, दोनों तरह के लोड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। वो है 2 वाट मीटर मेथड। ये 3 वाट मीटर और 1 वाट मीटर तो बहुत ही आसान है कि किस तरह से मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 3 वाट मीटर के बारे में ही थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसके लिए हमने कहा कि 3 फेज सप्लाई की बात की जा रही है। 3 फेज सप्लाई के लिए पावर मेजरमेंट। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारे पास जो सप्लाई है वो 3 फेज की है। स्टार कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक, दो, तीन, ये सभी जो है फेज वायर और ये न्यूट्रल वायर है। अब उसके बाद यहाँ पे ये W1, W2 और W3 ये कहा गया। हमने ये 3 फेज की सप्लाई है, तीनों फेज में ये वाट मीटर एक एक कनेक्ट कर दिया और तीनों की पावर एक साथ बता देगा कि कितनी पावर होगी। तो हम ये कहेंगे इसकी पावर कितनी होगी। W बराबर यहाँ पे हम लोग P1 P2 कर देते हैं क्योंकि पावर को P से ही मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं P1 पावर है, ये P2 है और ये P3 है। इसमें वोल्टेज V1 है, ये V1 है, V2 है, V3 है, ये वोल्टेज होगा। इसमें करंट I1 है, I2 है, I3 और
I2 है करेंगे, ये होगा। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि टोटल पावर हम लोग कहेंगे कि टोटल पावर कितनी हो जाएगी, P1 की पावर प्लस P2 की पावर प्लस P3 की पावर, यही तो पावर होगी। तो तीनों फेज की पावर हम लोग मेजर कर लिए, या ये कह सकते हैं कि P टोटल बराबर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, V1 I1, इसकी पावर V2 I2 प्लस V3 I3, ये जो है वो टोटल पावर जो है इससे मेजर कर लिया गया। तो ये 3 वाट मीटर से 3 फेज की जो सप्लाई है 3 वाट मीटर हमने लिया, यानी क्या क्या कहा जा रहा है, 3 वाट मीटर मेथड, तीनों फेज में 1-1 वाट मीटर लगा दिया गया और तीनों फेज की पावर को बता दिया गया कि ये तीनों फेज की पावर मेजर कर ली हमने। इसकी पावर P1 मान लिया गया, इसकी P2 आ गई, इसकी P3 आ गई, टोटल पावर की तो P1 प्लस P2 प्लस P3 यही जो है उसकी टोटल पावर होगी। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा 2 वाट मीटर मेथड जो है उसको समझने की जरूरत है। अब ये देखा जाए 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड में हमने ये कहा कि ये 3 फेज की सप्लाई जो है यहाँ पे ये है, अब ये जो है यहाँ पे इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लिया गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमने ये तो आपकी कौन सी हो गई, करंट कॉइल, ये सभी कौन सी है, करंट कॉइल, ये करंट कॉइल। अब पोटेंशियल कॉइल को टू वाट मीटर मेथड से ही तो मेजर करना है। ये लाके यहाँ पे एक टर्मिनल को यहाँ पे जोड़ दिए और दूसरा जो है ये जोड़ दिया गया। ये 2 वाट मीटर मेथड, ये W1 हो गया और ये W2 हो गया। हमने ये कहा कि 2 वाट मीटर मेथड से पावर कैसे मेजर करेंगे। तो 2 वाट मीटर मेथड जो होता है वो हम लोग चाहे वो बैलेंस हो सप्लाई या अनबैलेंस हो, उससे हम लोग 2 वाट मीटर मेथड से मेजर कर लिया जाता है। इसमें वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 और ये जो है वो V3 होगा। यहाँ पे सप्लाई I1, यहाँ पे I3 और यहाँ से I2 सप्लाई जा रही होगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि बैलेंस मान लेते हैं कि बैलेंस, यहाँ पे KCL अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होगा। अब उसके बाद ये इसका जो है वो P1 मान लेते हैं और ये P2 होगा। तो वाट मीटर 1 की रीडिंग कितनी होगी, तो वाट मीटर 1 की रीडिंग अगर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये P1 बराबर वाट मीटर 1 की रीडिंग, यानी ये P1 की रीडिंग, इस वाट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वाट मीटर की रीडिंग जो होगी इसमें करंट I1 और इससे वोल्टेज में से यानी V1 में से ये वोल्टेज अगर निकाल देंगे माइनस V3, तो ये यही जो होगी वाट मीटर 1 की रीडिंग होगी। अब वाट मीटर 2 की रीडिंग,
वाट मीटर 2 की रीडिंग कितनी होगी? P2 बराबर कितना हो जाएगा? I2 इंटू V2 माइनस V3 टोटल रीडिंग। PT बराबर P1 प्लस P2। अब उसके बाद ये वैल्यू निकालेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? I1 V1 माइनस I1 V3, यहाँ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। I1 V3 V2 I2 V2 माइनस I2 V3, तो क्या हो जाएगा? I2 V2 माइनस I1 अब उसके बाद यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो कितनी वैल्यू होगी? यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी तो हम ये कह रहे होंगे कि P बराबर Manoj sir, time is already over. Kindly conclude, please. चलिए तो ठीक है सर, Okay, okay. Thank you very much. I'm ending this.